हमारे बच्चों को टेस्टिंग किट के रूप में जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जिस स्कूल के अंदर बच्चे के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो उस स्कूल के प्रधानाचार्य का बच्चा हमें चाहिए। सीधी सी कहावत है, ठेठ आदमी है रोटी के बदले रोटी, माड़ी या मोटी। भैया मेरा बच्चा तो गया, अब आपके बच्चे का जाने का दर्द कैसा होता है, आपका बच्चा लेके देखते हैं। होता है कि बेसिक नीड मतलब जो होनी चाहिए वो मतलब गवर्नमेंट स्कूल में तो है ही नहीं, ना के बराबर है, अगर है भी तो ना के बराबर है। सर्वप्रथम आप जो है कि अपनी संसद और विधानसभा खोलें। हमारी उत्तराखंड सरकार से बाहर हैं या उन पर अंकुश लगाने में उत्तराखंड सरकार बिल्कुल भी नाकाम हो रही है। इतनी गंदगी रहती है कि कोई हाइजीनिक नहीं है, बच्चे बार बार बीमार हो सकते हैं, पानी पीने की सुविधा नहीं होती है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक नया बयान दिया है कि जो लोग सक्षम नहीं हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं अगर प्राइवेट स्कूल की फीस अदा नहीं कर सकते। उनके बयान को लेकर प्रदेश भर में हल्ला मचा हुआ है। अभिभावक और निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले जो अभिभावक हैं वो उनके बयान को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम आज पहुंचे हैं NAPSR के पास। ये एक ऐसा संगठन है जो छात्रों, अभिभावकों और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक छात्रों के हितों की आवाज़ को उठा रहा है। NAPSR के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान साहब हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ऐसे ही देहरादून के एक नामी स्कूल सोशल बरौनी पब्लिक स्कूल की श्रीमती किरण बिश्र जी भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। नेहरू कॉलोनी स्थित समर वैली स्कूल के नवदीप गर्ग जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं और स्वागत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरिफ खान साहब से कि आप शिक्षा मंत्री के हालिया बयान को किस रूप में देखते हैं। धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा सरकारी स्कूलों पे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार का एक बयान दिया है कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं यदि कि हम फीस अदा नहीं कर सकते निजी स्कूलों की। मेरा पहला सवाल उनसे यह है कि क्या निजी स्कूल हमारी उत्तराखंड सरकार से बाहर हैं या उन पर अंकुश लगाने में उत्तराखंड सरकार बिल्कुल भी नाकाम हो रही है? क्योंकि जब एक निजी स्कूल संचालित होता है उसकी NOC उत्तराखंड सरकार द्वारा दी जाती है। यदि कोई स्कूल आपकी बात नहीं सुन रहा है, शासन आदेश भी नहीं मान रहा है और हाईकोर्ट के आदेश भी नहीं मान रहा है, तो मान्यता रद्द करें। आप अभिभावकों को कहते हैं कि हम अपने बच्चे स्कूलों में डालें, सर ठीक है हम सरकारी स्कूलों में डालने को तैयार हैं, आप निजी स्कूलों को बंद करवा दें। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकारी स्कूलों का स्तर पहले इस लायक तो कर दें कि हमारे बच्चे को शौचालय तो उपलब्ध हो जाए। आपके अगर मैं दूर दराज क्षेत्र की बात ना भी करूं, यहाँ नगर निगम क्षेत्र की बात भी करूं, तो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत भी बहुत से स्कूल, इवन आपके स्वयं जिला BJP कार्यालय के नीचे और नगर शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के पीछे जो स्कूल संचालित हो रहे हैं, उन स्कूलों की हालत आपने देखी है। वहाँ बच्चों से झाड़ू लगवाए जा रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को क्या दाल भात खिलाने और वहाँ झाड़ू लगवाने भिजवाएंगे स्कूल में? पहले अपने स्कूलों की स्थिति सुधारें, उसके बाद जनता को सलाह दें कि हमें अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालना है। आपने एक बात रखी कि जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत बहुत दयनीय है। क्या सरकारी स्कूलों का जो स्तर है शिक्षा का, उस शिक्षा के स्तर को आप किस रूप में देखते हैं? सर मैं बताऊं, सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर बिल्कुल आज की डेट में, मैं ये नहीं कहता कि शुरू से ऐसा रहा है, क्योंकि हम लोग भी उसी स्कूल से पढ़े हैं और मुझे लगता है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय भी उसी स्कूल से पढ़े होंगे। तो जो शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों का पहले था, आज नहीं है। पहले अभिभावक पढ़ने भेजते थे और टीचर पढ़ाने आते थे। आज टीचर केवल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर बिजी हैं और जो मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, सुगम और दुर्गम का जो खेल खेला जा रहा है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, एक शिक्षक जो है कि 25 स्कूलों की टीचिंग कर रही है, तो ये हाल यहाँ स्कूलों का हो रहा है। तो किस प्रकार से हम कह दें कि अब देखिए स्मार्ट क्लास वहाँ पर नहीं है, स्पोर्ट्स के पीरियड नदारद हैं, GK वहाँ नहीं है। बच्चे को जो एजुकेशन देनी है 6 से आप जो है कि इंग्लिश लगाते हैं, तो अभिभावक जो आज की डेट में, आप एक तरफ कहते हैं हमारा जो है भारत जो है कि धर्मगुरु की तरफ बढ़ रहा है, तो धर्मगुरु कब बनेगा या शिक्षा गुरु कब बनेगा? तब बनेगा ना जब उसे शिक्षा से मिलेगी। आप फर्स्ट क्लास से इंग्लिश लागू कीजिए, पहले आप अपने स्कूलों की बाउंड्री तो कर लीजिए।
किसी स्कूल के अंदर बाउंड्री नहीं है, शौचालय वहाँ पर नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस नहीं है, और फिर आप बात करते हैं कि हम सरकारी स्कूलों में भेज दें। पहले इनका स्तर सुधारें और उसके बाद हमें सलाह दें तो हम कर देंगे। मेरे मानना यह है कि अगर कोई भी एक ऐसा स्कूल 1.5 घंटा घर की 4-5 किलोमीटर की परिधि में अच्छा सा स्कूल दिख जाए, निजी स्कूल को टक्कर देते हुए, तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ कराता हूँ। एक बहुत बड़ी बात बोली है आरिफ खान साहब ने कि शिक्षा तो दूर छोड़िए, आप जो आपके स्कूल हैं उनकी जो सुविधाएं हैं, शौचालय नहीं है, दीवारें नहीं है, सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है, मूलभूत सुविधाओं का भी आपके सरकारी स्कूलों में अभाव है। सरकार उस तरफ ध्यान न देकर सिर्फ सरकारी और निजी स्कूलों के फ़ायदे के लिए बयानबाजी करती रही है। आइए बात करते हैं किरण जी से। जो अभी हालिया बयान आया है माननीय शिक्षा मंत्री जी का, आप तो निजी स्कूल में भी जुड़ी रही हैं, तो निजी स्कूल में बच्चों को भेजने ना भेजने और सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजने का जो बयान है शिक्षा मंत्री जी का, उससे आपको कैसा महसूस हुआ? मैं काफ़ी आहत हूँ जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, क्योंकि एक तो आरिफ सर ने जो कहा मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ। एक तो सबसे मेन पॉइंट पेरेंट्स का ये होता है कि बेसिक नीड मतलब जो होनी चाहिए वो मतलब गवर्नमेंट स्कूल में तो है ही नहीं, ना के बराबर है। अगर है भी तो ना के बराबर है। ना ही वहाँ सुरक्षा है, ना ही वहाँ मतलब आप देख लीजिए गर्ल्स के लिए तो बहुत ही दिक्कत की वाली प्रॉब्लम है। टॉयलेट्स अलग नहीं है वहाँ पर, और इतनी गंदगी रहती है कि कोई हाइजीनिक नहीं है, बच्चे बार बार बीमार हो सकते हैं, पानी पीने की सुविधा नहीं होती है। रही बात टीचर्स की, चाहे वो कितना भी आप बोल दें कि वो मतलब सर्वे करने जाते हैं या देखने जाते हैं, आज भी कई जगह पर टीचर्स उपलब्ध नहीं होंगे। और हर क्लास में 2 या 3 बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं, कंबाइन करके पढ़ाते हैं। तो अब हम एज अ पेरेंट अगर हम थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगे तो हम चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छी सहूलियत मिले, इसलिए हम प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख करते हैं। लेकिन अगर हमें ये सारी नीड्स, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, हम पढ़ाई का स्तर अगर अच्छा हो जाए तो हम लोग क्यों पैसा वेस्ट करेंगे? हम गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज ही करेंगे और अपना पैसा बचाएंगे ना अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। उसमें इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो मंत्री जी ने कहा है वो बहुत हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। और अगर क्या उनको मौका मिलता है तो क्या वो खुद अपने बच्चों को या वो खुद दोबारा पढ़ना चाहेंगे क्या सरकारी स्कूल में? मेरा प्रश्न बस उनसे इतना ही है। ये बड़ा सवाल पूछा कि क्या शिक्षा मंत्री अपने बच्चों को, अपने पोते और नातियों को क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद करेंगे? आज के मौजूदा हालात में भले ही शिक्षा मंत्री खुद सरकारी स्कूल से पढ़कर आए हों, इसका ना हम दावा करते हैं ना इस पर हम कोई बात करते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में क्या वो अपने परिजनों के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चाहेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल जनता की तरफ से उभर कर आप सामने आ रहा है। हम बात करते हैं नवदीप जी से। आप भी एक प्राइवेट स्कूल के अभिभावक संघ से जुड़े हुए हैं जी। प्राइवेट स्कूलों में जो समस्याएं हैं वो बड़े स्तर पर सामने आती रही। आपने शिक्षा मंत्री को उनसे अवगत कराया। शिक्षा मंत्री जी ने उन समस्याओं का निदान करने की बजाय आप लोगों को एक नई सलाह दे डाली है, क्या समझते हैं? जी, मैं बहुत ही ज़्यादा एक अभिभावक होने की वजह से मैं बहुत आहत हूँ इस चीज़ से कि जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला है। अब मैं शिक्षा मंत्री जी से सिर्फ एक सवाल जानना चाहूँगा कि क्या शिक्षा मंत्री जी, जैसे आप लोग हमें सलाह दे रहे हैं कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, तो हमसे ये जानना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसा कानून बन सकता है जिससे कि जितने सरकारी अधिकारी हैं या मंत्री हैं उनके बच्चे पहले सरकारी स्कूल में पढ़ें, ताकि वहाँ पे पता लगे उन्हें कि क्या सुविधाएं हैं, कैसी सुविधाएं हैं। और मैं ये भी इस चीज़ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो शायद सरकारी स्कूल के हालात सुधर जाएंगे और हम लोगों को प्राइवेट स्कूल की चोर बाजारी की तरफ नहीं भागना होगा। भाई मैं यही कहना चाहूँगा इस सिलसिले में। जो आपका प्राइवेट स्कूलों में आपको जो समस्या आज के समय में विद्यमान है वो क्या क्या है? मुख्य समस्याएं प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। एक तो सबसे पहले ये चीज़ है कि प्राइवेट स्कूल ना होकर वो एक बिजनेस बन चुका है। कुछ भी चीज़ होगी, आपको किताबें खरीदनी है, आप पूरे शहर का चक्कर मार लीजिए, वो किताबें स्कूल जहाँ बोलेगा वहीं मिलेंगी, कहीं और नहीं मिलती है। यही चीज़ यूनिफॉर्म के साथ है। आप यूनिफॉर्म अगर कहीं लेने जाएंगे नहीं मिलेगी, स्कूल ने जहाँ का एड्रेस दिया वहीं मिलेगी। तीसरी चीज़, ये लोग कुछ फंक्शन कराते हैं, कुछ कराते हैं, अभिभावकों के ऊपर सीधा पैसा मांगना शुरू कर देते हैं कि हम लोगों ने ये फंक्शन करा रहे हैं, आप 1000 रुपये ले आइए, आप 800 रुपये ले आइए। तो अगर सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दे सरकार, तो मैं नहीं मानता कि कोई भी अभिभावक प्राइवेट स्कूल की तरफ जाना पसंद करेगा, क्योंकि हर अभिभावक का एक ही सपना होता है उसका बच्चा अच्छी शिक्षा ले, आगे जाके कुछ बने। एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि जो
सरकार कोई ऐसा कानून बनाए कि जो सरकारी अधिकारी हैं, अफसरान हैं, IAS PCS अधिकारी हैं, उनके बच्चे अगर प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों में जाना शुरू कर दें तो हो सकता है कि सरकारी स्कूलों का स्तर सुधर जाए। एक आध जगह ऐसे कुछ उदाहरण भी देखने को मिले हैं। रुद्रप्रयाग, चमोली आदि डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के DM और वहाँ पर SDM कुछ ऐसे सामने आए जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला है, लेकिन ये एक अपवाद भर है। अभी बात करते हैं निजी स्कूलों के बारे में। आरिफ खान साहब ने अभी कुछ पत्र लिखे हैं जो माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदय और जो विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, विभिन्न प्रदेशों के राज्यपाल हैं और शिक्षा मंत्री हैं, उसमें क्या मांग की गई है उनसे जानना चाहेंगे। देखिए, हम लोगों ने जो हमारे 12 राज्य हमारे पूरे भारत से शामिल हुए हैं और इससे पहले हमने 1 तारीख को एक वेबिनार करी थी और इस वेबिनार में हमारे 12 राज्य शामिल हुए, जिसमें निर्णय लिया गया कि सामूहिक पत्र सभी राज्य द्वारा हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, HRD मिनिस्टर और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भेजा जाएगा, जिसमें मुख्य मांगें हमारी NCERT को लेकर हैं और फीस एक्ट को लेकर हैं। और जो सबसे बड़ी मुद्दा ये चल रहा है कि जो स्कूल खुलने को लेकर अभी सरकार हमारी आतुर हुई पड़ी है कि सब स्कूल खुलना है, तो हम लोग इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं कि स्कूल ना खोले जाएं, क्योंकि हमारे बच्चों को टेस्टिंग किट के रूप में जो इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारा मानना यह है कि सर्वप्रथम आप जो है कि अपनी संसद और विधानसभा खोलें, वहाँ पता लग जाएगा कि कितना अभी कोरोना पे कंट्रोल सरकार कर चुकी है और यदि वहाँ से हमें कुछ संतुष्टि मिलती है। दूसरा कारण यह है कि यदि स्कूल और सरकार हमारे बच्चों के जीवन की गारंटी लेती है कि वो संक्रमित नहीं होंगे, हमें बीमा नहीं चाहिए, हमें उनके कुछ होने के बाद धनराशि भी नहीं चाहिए, मुआवजा राशि भी नहीं चाहिए। यदि जिस स्कूल के अंदर अगर सरकार और इस निजी स्कूलों की मनमानी रही कि हमारे बच्चों को भेजना पड़ेगा, तो जिस स्कूल के अंदर बच्चे के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो उस स्कूल के प्रधानाचार्य का बच्चा हमें चाहिए, उसके प्रबंधक का बच्चा हमें चाहिए होगा, क्योंकि हमें एक सीधी सी कहावत है, ठेठ आदमी है रोटी के बदले रोटी, माड़ी या मोटी। भैया मेरा बच्चा तो गया, अब आपके बच्चे का जाने का दर्द कैसा होता है, आपका बच्चा लेके देखें। तो हमारा सीधा सा हिसाब यह है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती या सरकार और निजी स्कूल पूर्णतः इंतजाम नहीं कर लेते कोरोना से बचाव के, तब तक हम अपने बच्चे स्कूल नहीं भेजेंगे। ये 3 मुख्य मांगों को हमने भेजा है। ये कहा है कि स्कूल नहीं, संसद और विधानसभाओं के द्वार खोले जाएं, वहाँ पता चलेगा कोरोना का असर देश भर में क्या है। आरिफ खान साहब ने ये 3 जो मांगे उठाई हैं, इन मुख्यतः मांगों में सबसे बड़ी मांग यही है कि स्कूल खोले गए और स्कूल खुलने के बाद कोई संक्रमित हुआ तो उस स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य का बच्चा उस बच्चे के एवज में लिया जाएगा। ये तो एक ऐसा समस्या पैदा हो जाएगी जिसका निदान बड़ा मुश्किल सा होगा। उनकी मांग को जायज़ ठहराया जा सकता है क्योंकि सरकार और निजी स्कूल लगातार इस बात पर अड़ी हैं कि हम स्कूल ज़रूर खोलेंगे। वो जनहित और बच्चों का हित ना देखकर अपनी फंडिंग और अपने निजीकरण और बाजारीकरण के ऊपर एक ऐसा प्रभाव डालना चाहते हैं ताकि उनका जो नुकसान लॉकडाउन में हुआ है उसकी भरपाई कर दें। एक सवाल ये भी उठ रहा है आरिफ खान साहब कि कुछ निजी स्कूल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर 1 घंटा 2 घंटा स्कूल बुक के पिक फ़ोटो खींचकर उनको भेज देते हैं और कहते हैं कि भैया आप ऑनलाइन पढ़ाई कीजिएगा। क्या ये व्यवहारिक है? देखिए, पहले तो ऑनलाइन क्लासेस का ये केवल एक ड्रामा है। ऑनलाइन क्लासेस ये नहीं होती हैं कि आपने बच्चे के व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के भेज दी, उसकी होमवर्क कर ले बेटा, या यूट्यूब का कोई लिंक भेज दिया और वहाँ से आप करा रहे हैं। ये प्रॉपर अगर ऑनलाइन की ट्रेनिंग दी गई होती, आज तक जिन स्कूलों ने अपने टीचरों को TET की ट्रेनिंग नहीं दी, तो वो ऑनलाइन क्लासेस की ट्रेनिंग देंगे। और क्या ऑनलाइन क्लासेस का ड्रामा है? क्या केवल निजी स्कूल के बच्चे पढ़ने का अधिकार रखते हैं, बाकी जो सरकारी स्कूलों के बच्चे अधिकार नहीं रखते? उन्हें क्यों शिक्षा से वंचित किया जा रहा है? क्यों अभी तक सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी? और मेरा मानना यह है कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई करानी ही है तो समानता के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत कराएं। ये नहीं होगा कि जो 25% सरकार को भी जानकारी है और विभागों को भी जानकारी है कि हर स्कूल के अंदर 25% बच्चा RT का होता है। जो अभिभावक अपने बच्चे की फीस जमा नहीं कर सकता, वो स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैब कहाँ से ला के देगा अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए? वो उसके घर में आटा तो है नहीं, वो डेटा के लिए पैसे कहाँ से जमा करेगा? ये तो अपना होमवर्क दे के छोड़ देते हैं, तो डेटा तो परिजन का खर्च हो रहा है ना। ये ऑनलाइन क्लासेस का जब, और अगर मैं इससे दिगर बात करूँ बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, जो घंटों बच्चे बैठे हुए हैं
मोबाइल पर बैठे हैं, उनकी आँख के ऊपर, उनकी शरीर के ऊपर, उनकी नसों के ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। और इसके साक्ष्य हमने बाल आयोग के साथ साथ मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा विभाग और सबको उपलब्ध कराए हैं। इवन डीएम साहब को भी हमने साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। हमने आई स्पेशलिस्ट के वो दिए हैं इनको, हमने फिजियोथेरेपिस्ट के दिए हैं, बोन स्पेशलिस्ट के दिए हैं, सबके हमने साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य पर कितना दुर्लभ प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी हमारी सरकार की कामकाज नहीं रहती है, हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। तो ये माना जाए कि आप ऑनलाइन क्लास के खिलाफ हैं, ये ऑनलाइन पढ़ाई बंद की जाए। देखिए, आज के दौर में एक मूलभूत ज़रूरत बन गई है ऑनलाइन क्लासेस। अगर हमें अपने बच्चों को बचाना है तो ऑनलाइन क्लासेस ही, लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर केवल व्हाट्सएप पर और होमवर्क भेज देना या यूट्यूब पे लिंक भेज देना कहीं ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते। हमारा मानना ये है, हमने अपने मांग पत्र में भी यही लिखा है कि ऑनलाइन क्लासेस अगर करानी है तो दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस कराई जाएंगी। कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कहना था कि दूरदर्शन और घर घर में जो टीवी है उसके माध्यम से पढ़ाई हो। जैसे हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान रामायण और महाभारत देखकर अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को आत्मसात करने का प्रयास किया है, ऐसे ही टीवी पर सीरियलों के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी कराई जा सकती है। उसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि हर एक छात्र को एक जैसा कोर्स पढ़ने का अवसर मिल जाएगा। एक ये मांग भी आती है कि निजी स्कूल में एनसीईआरटी के अलावा पब्लिशर्स की, ये बात अभी हमारी सामने भी आई है, बिष्ट मैडम ने बात रखी है कि जो निजी पब्लिशर हैं या जो स्कूलों का गठजोड़ है जो पब्लिशर के साथ और ड्रेस माफिया के साथ, उसमें भी अभिभावक इस तरह से घिर चुका है कि वो चाहकर भी उससे नहीं निकल पा रहा है। सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो बाजारीकरण स्कूलों का हो चुका है, और माननीय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की ओर से दिए गए बयान के बाद टाइम मेंटेनेंस की खास पेशकश आपके सामने पेश की गई थी। हमारे मेहमान जो यहाँ मौजूद हुए हैं, हम उनका आभार प्रकट करते हैं कि वो टाइम मेंटेनेंस के बुलावे पर आए और अपनी राय सामने रखी। धन्यवाद।